हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और बेटा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीबीएसई 2025-26 बायोलॉजी के लिए सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और आपको ये जानना चाहिए कि ये जो सिलेबस, क्योंकि जब हम किसी पर्टिकुलर इस पूरे ईयर में बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि इस पूरे साल में हम कैसे पढ़ेंगे। तो पूरी स्ट्रेटेजी तभी बनेगी जब आप सिलेबस के बारे में समझ पाएंगे। इसलिए ये पहली वीडियो है और इसके बाद में पूरे चैप्टर को हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे और इसके साथ ही एमसीक्यूज़ के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ करेंगे तो उससे आपका क्या होगा कि क्लियर एकदम से जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखो बेटा, टोटल जो मार्क्स है वो आपके 100 मार्क्स का पेपर रहेगा इस साल के लिए। उसमें से जो 30 मार्क्स है, ये जो 30 मार्क्स है ये कहाँ से आप अचीव करोगे, तो ये आप प्रैक्टिकल से अचीव करोगे। बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है उससे 30 मार्क्स के यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। अब इस आज के इस टॉपिक में अपन को सिर्फ थ्योरी का जो सिलेबस है उसका डिस्कस हम करने वाले हैं, जो आपके 2025-26 के लिए रहने वाला है। तो शुरू करते हैं थ्योरी सिलेबस। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 70 के, और इसके लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके जो 30 मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल के लिए हैं और 70 मार्क्स जो हैं वो किसके लिए हैं, थ्योरी के लिए। तो ये 70 मार्क्स का कैसे कैसे किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है इस ईयर के लिए, तो हम एक एक करके यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रही होगी यूनिट, और यूनिट जो है वो 6, 7, 8, 9, 10। आप सोच रहे होंगे 1 to 5 कहाँ पर है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो अपने 11th क्लास है यानी कि वो +1 है, +1 है। तो +1 में ये यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 ये हमने +1 में यानी कि 11th क्लास में देखी थी। और इस क्लास में अब फिर हमारे 6 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंप्लीट बायोलॉजी है वो हमारे 11th और 12th को मिला के फिर कंप्लीट बायोलॉजी खत्म होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये यूनिट नंबर 6 आया है। और यूनिट नंबर 6 जो है वो किसके बारे में है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। इस रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बेटा कितने चैप्टर हैं, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में 3 चैप्टर हैं। और जो तीनों चैप्टर हैं वो कितने मार्क्स के हैं, तीनों चैप्टर मिला के 16 मार्क्स के हैं। यानी ऑन एवरेज लगाएं तो लगभग यहाँ पर 5 पॉइंट कुछ यानी कि अप्रोक्सीमेटली लगाएं तो 6 मार्क्स का एक चैप्टर है यहाँ पर है, ऐसे लगाएं तो टोटल 60 मार्क्स का है। नेक्स्ट हम देखें अगली वाली जो यूनिट है वो हमारी जेनेटिक्स की और इवोल्यूशन की है। इसमें भी जो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन है इसमें भी कितने चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो वो 3 और ये कितने मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट आती है बेटा वो आती है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसके अंदर हम पढ़ते हैं 2 चैप्टर इस यूनिट के अंदर पढ़ते हैं, और दोनों चैप्टर यानी कि एक चैप्टर 6 मार्क्स का, तो टोटल हो गए 12 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद बात करें 9 नंबर की यूनिट जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हमारी रहेगी। और इसमें 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे, फिर से वही ये 12 नंबर के होते हैं। और लास्ट वाला जो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें हम 3 चैप्टर देखेंगे। और जो 3 चैप्टर हैं उसमें मार्क्स कितने मार्क्स के हैं, टोटल 10 मार्क्स के। तो इस तरीके से हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट है वो 70 मार्क्स का हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई 70 मार्क्स का ये हो गया, अब आप इसमें से कितने अचीव कर सकते हो। तो मैं कहूँगा कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आप फुल अचीव कर सकते हो। और उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सिलेबस के बारे में। तो पूरे साल हमको ये पढ़ना है तो एक सिलेबस का अच्छे से समझना होगा, इसलिए मैं सिलेबस वाली क्लास सबसे पहले लेके आया हूँ। अब हम देखो इसको थोड़ा डिटेल देखते हैं सिलेबस को। यूनिट नंबर 6 में क्या था, रिप्रोडक्शन। और इसमें कितने चैप्टर बताए थे मैंने, 3, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, ये चैप्टर हैं। तो चैप्टर 1 में देखो आपको टॉपिक भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि यहाँ पर जो चैप्टर 1 है उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। इट मीन्स ये हुआ कि जो रिप्रोडक्शन है, तो पहला वाला चैप्टर तो प्लांट से रिलेटेड है और केवल हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे। इट मीन्स एंजियोस्पर्म के बारे में हम बात करेंगे, एंजियोस्पर्म, क्योंकि इससे पहले वाले जो हैं उनका डिस्कस हम कहाँ करके आए हैं, क्लास 11th में करके आए हैं, ठीक है।
तो 12th क्लास में हम एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है उसकी हम बात करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि वो फ्लावर में ये स्ट्रक्चर होती हैं, तो फ्लावर की स्ट्रक्चर देखेंगे और हम ये पता लगा पाएंगे कि मेल वाला पार्ट कौन सा है और फीमेल वाला पार्ट कौन सा है। तो जो मेल वाला पार्ट है और फीमेल वाला पार्ट है वो अपने अपने गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे, तो हम पढ़ेंगे फिर गैमेटोफाइट। ठीक है, इसके बाद में देखो बात करेंगे पॉलिनेशन की। तो जो दोनों गैमेट है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो दोनों गैमेट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इट मीन्स वो खुद से मूवमेंट नहीं कर सकते, तो उन गैमेट्स को पास आना होगा। तो पास आने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से वो पास आएंगे। तो यहाँ पर कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइस भी है, क्योंकि पॉलिनेशन के टाइप्स हैं, उनमें से क्रॉस पॉलिनेशन को जो फॉलो करती हैं दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ओके, अब आप ये देखेंगे कि वो नॉन मोटाइल है। अगर मेल वाला पार्ट, मेल वाला जो गैमेट है वो फीमेल के पास पहुंच भी गया, फीमेल वाले पार्ट के पास, तो वहाँ पर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगी। अगर ये इंटरेक्शन, क्योंकि ऐसा होता है कि मान लीजिए हिबिस्कस का कोई प्लांट है, तो और उसके पास दूसरे प्लांट का यहाँ पर पोलन ग्रेन आ गया, तो वो उसको क्या नहीं करेगी, उसको रिसीव ही नहीं करेगी, तो वहाँ पर इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर जहाँ पर सेम स्पीसीज का आया है तो वहाँ पर इंटरेक्शन होगा और फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। और यहाँ पर अपन को फर्टिलाइजेशन का एक स्पेशल टाइप देखने को मिलता है और वो है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है वो? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो हम ये देखें कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फर्टिलाइजेशन से पहले जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। और इसके बाद में यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सभी क्या हैं, ये हैं हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से हम क्या पढ़ते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। देखो जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा वो एंडोस्पर्म करवाएगा। उसके बाद में सीड बनेंगे, फ्रूट्स बनेंगे। फिर हम यहाँ पर कुछ स्पेशल मेथड देखेंगे, मोड्स देखेंगे रिप्रोडक्शन के, जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है वो नॉर्मल रिप्रोडक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही अपन को न्यू प्लांट मिल जाता है। तो वहाँ पर हम एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी और पॉलीएम्ब्रोनी, इस टाइप के मोड्स हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो ये हम बात करेंगे। तो जो रिप्रोडक्शन की हमारी पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर में हम इन सब की बातें करेंगे और जो डिटेल डिस्कस है, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू इसका ये है कि यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले देखो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अपन लिखेंगे। फर्टिलाइजेशन इसमें एक स्पेशल टाइप का होता है और वो होता है डबल फर्टिलाइजेशन। कौन सा होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। इससे पहले वाले जो इवेंट हैं वो हो जाएंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और इसके बाद वाले जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाएंगे। और ये पूरा चैप्टर इसी पे आधारित रहेगा और धीरे धीरे अपन जो अंदर टॉपिक है उनके बारे में डिटेल डिस्कस करते चलेंगे। तो ये आपके चैप्टर का जो सिलेबस है वो समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड चैप्टर पे और जो सेकंड चैप्टर है बेटा वो है हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यानी कि इससे पहले वाले में हमने प्लांट में रिप्रोडक्शन देखा था और इस वाले चैप्टर में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो फिर से मैं देखो आपका जो ध्यान यहाँ पर खींचना चाहूँगा कि जो फर्टिलाइजेशन है, इस फर्टिलाइजेशन से जो पहले हैं अगेन वही बात रहेगी, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है और इसके बाद वाली सारी की सारी क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। तो जैसे हमने वहाँ पर देखा था कि वहाँ पर मेल वाला पार्ट होता है और फीमेल वाला पार्ट होता है, उसी तरीके से ह्यूमन के अंदर भी मेल वाला पार्ट और फीमेल वाला पार्ट यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम वहाँ पर देखेंगे। और स्पेसिफिकली जो हम देखते हैं तो यहाँ पर टेस्टिस और ओवरी के बारे में देखेंगे। ओवरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है किसका, फीमेल का, और टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है किसका, मेल का। क्योंकि ये ही क्या है, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं टेस्टिस के अंदर और ओवरी जो है वो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट का प्रोडक्शन करना, गैमेट को प्रोड्यूस करना, गैमेट का फॉर्मेशन करना। अगर यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो हम बोलेंगे उसको स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर वहाँ पर ओवा हम बोलते हैं किसको, फीमेल गैमेट को, तो फीमेल गैमेट का अगर वहाँ पर फॉर्मेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे oogenesis। क्लियर है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी हम बात करेंगे कितनी डेज के लिए होती है और फर्टिलाइजेशन इससे ये कैसे रिलेटिव है, तो ये अपन बाद में बात करेंगे। फिर आ जाता है अपना फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद में जो भी प्रोसेस चलेंगे वो सारी की सारी क्या रहेंगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें देखो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट रहेगा अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। जब वो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो इम्प्लांट हो जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांट अगर हो गया तो क्या कंसीव हो जाएगी, उसको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जो लगभग 270 डेज से 280 डेज तक का होता है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, डेवलपिंग फीटस है, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा, मदर से और बच्चे में। ठीक है, फिर आता है देखो पार्थुरेशन, यानी कि जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है 270 डेज की, उसके बाद में पार्थुरेशन। पार्थुरेशन को एक मीनिंग में समझें तो ये है डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी का बाहर आना, वही क्या है, पार्थुरेशन है। और फिर उसके बाद में आपने देखा होगा कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि 6 मंथ तक जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको, उस इन्फेंट को दूध पिलाना चाहिए माँ का। तो लैक्टेशन यहाँ पर वही है, जो फीडिंग करवाते हैं वही है। तो ये सारे हम देखने वाले हैं, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब जो इससे अगला चैप्टर आएगा ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अगर हमने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, इनके जो ऑर्गन है उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा होगा, तो ये उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि उससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसटीडीज, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं एसटीआईज, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ओके, फिर हम देखो टॉपिक यहाँ पर देखेंगे बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो बर्थ पे कंट्रोल होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए। तो हमको क्यों इसकी नीड है और इसके हम कौन कौन से मेथड अपनाएंगे वो हम देखेंगे। तो मेथड में कॉन्ट्रासेप्शंस मेथड है, जिसमें नेचुरल मेथड भी हैं, ठीक है, और वहाँ पर इंजेक्टेबल भी हैं, टैबलेट के फॉर्म में भी है, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। लेकिन अगर फिर भी हो जाए तो एक और आता है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि डॉक्टर की हेल्प से और टर्मिनेट करा देते हैं हम प्रेगनेंसी को। ये कोई स्पेशल केसेज में होता है, ठीक है, MTP स्पेशल केसेज में होता है, जो अपन डिटेल जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा एमनियोसेंटेसिस। क्या होता है कि जब हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है तो उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं एमनियन। क्या बोलते हैं, एमनियन फ्लूइड। और इस एमनियन फ्लूइड में क्योंकि एम्ब्रियो के भी कुछ पार्टिकल्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक है जिसमें एमनियन फ्लूइड लिया जाता है, और उस फ्लूइड में हम ये पता करते हैं कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है बच्चे को, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको। लेकिन इससे ये भी पता लग जाता है कि वो फीमेल है या मेल है, मतलब सेक्स को डिटर्मिनेशन भी हम कर सकते हैं। तो फिर इसका क्या मिसयूज होने लगा, तो अब ये क्या है, बैन है। ये क्या है, फिर अभी बैन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक आता है इनफर्टिलिटी, यानी कि अभी तक हमने देखा कि भाई वो प्रेगनेंसी कंसीव कर पाए, लेकिन कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाए, चाहे वो फादर की में कोई कमी हो या मदर में कोई कमी हो, तो उनको हम बोलेंगे इनफर्टाइल कपल, और वो प्रोसेस रहेगी इनफर्टिलिटी। तो वो किसका यूज़ लेंगे, तो वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ART का यूज़ करेंगे। और कुछ ART यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे IVF, इसका नाम तो आपने बहुत सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ZIFT, जिफ्ट, GIFT, गिफ्ट। तो ये सभी के बारे में हम इन टेक्निक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये आता है हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब आगे एक और चैप्टर आएगा जिसमें हम नॉर्मल डिजीज़ के बारे में पता करेंगे, और यहाँ पर हम जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं केवल उनकी बात करेंगे, जैसे कि सिफिलिस, गोनेरिया, ठीक है, हेपेटाइटिस B, तो उनकी हम बात करेंगे। ओके, अब हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है और वो है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, यहाँ पर जो अपना 4 और 5 वाला चैप्टर है वो इनहेरिटेंस के ऊपर है, क्योंकि 4 वाले चैप्टर में हम प्रिंसिपल्स का पता करेंगे, और जो 5 वाला चैप्टर है उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस का पता करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को और एंड वेरिएशन, तो हम जब इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले मेंडल का नाम आता है, ठीक है।
क्योंकि मेंडल ने इनहेरिटेंस के ऊपर अपने लॉ भी दिए, तो उन लॉ को भी पढ़ना है। फिर जैसे जैसे साइंटिस्ट ने और आगे एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करे थे उसके कुछ एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, देखो हेरिडिटी और वेरिएशन, इसकी डेफिनेशन करते हुए से पढ़ते हुए हम बात करेंगे। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, यानी कि मेंडल के अकॉर्डिंग, इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो कैरेक्टर है वो अपने पेरेंट्स से प्रोजेनी में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो मेंडेलियन इसलिए बोला है कि मेंडल ने उसको एक एक करके वहाँ पर देखा था और अपने लॉ भी दिए थे। ठीक है, अब वहाँ पर कुछ डेविएशंस आए, यानी कि कुछ एक्सेप्शंस थे, तो वहाँ पर कुछ एक नई टर्म्स निकल के आई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स एंड प्लियोट्रॉपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके बारे में हर साल, यानी कि अभी जो एग्ज़ाम हुई है उसमें, उससे पहले भी, तो यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ रहती है। आपको अभी देखने में ऐसा लग रहा होगा कि भाई अरे कितने टफ टॉपिक हैं, ये कौन कौन से टॉपिक हमने तो कभी देखा ही नहीं, तो आपके लिए सब कुछ नया है। तो लेकिन अब आप एक बार सिलेबस देखो, सिलेबस आपने जान लिया तो कभी बात होगी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो आपको ये लगेगा कि ये हम पहले देख चुके हैं, तो ये आपके उसके लिए आसान हो जाएगा। जब आप पढ़ोगे तो और आसान हो जाएगा और फिर बाद में पता कर लेंगे। तो याद रखने की कोई इनको ज़रूरत नहीं है अभी, आप सिर्फ समझते चलो कि अपन को जो ये सिलेबस पढ़ना है वो कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना है, इस सिलेबस को क्या क्या स्ट्रेटेजी हम अपनाएंगे और किस हिसाब से अपन को क्वेश्चंस या चैप्टर को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है। फिर हम देखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो क्या है, क्रोमोसोम और जीन कैसे काम करते हैं जब वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाते हैं। और एक टॉपिक आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन का भी देखेंगे, वर्ड्स का भी देखेंगे और हनी बी का भी देखेंगे। देखो हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के अंदर, उसमें से 2 क्रोमोसोम ऐसे हैं, या तो वो XX या XY, तो ये क्या करते हैं, सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि मेल होगा या फीमेल होगा। तो ऐसे ही बर्ड्स में कौन डिटरमाइन करता है, हनी बी में कौन करता है, इनकी बात भी हम करेंगे। अब यहाँ तक तो आप ये समझे कि चलो मेंडल का एरा यहाँ पे खत्म हो, और उसके बाद में आता है मॉर्गन के बारे में। मॉर्गन ने कुछ बहुत बढ़िया यहाँ पर थ्योरी डेवलप करी थी और उनकी थ्योरी का नाम है लिंकेज थ्योरी एंड क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज थ्योरी एंड क्रॉसिंग ओवर। अब आपको याद होगा कि 11th क्लास में आपने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा होगा, किस सब फेज के अंदर है ये, तो ये पैकेटीन के अंदर है। किसके अंदर है, पैकेटीन के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जिसके अंदर दो डिजीज हम पढ़ेंगे, जैसे हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे, जिसमें एक एग्जाम्पल है थैलीसीमिया, इसके अलावा भी और हम पढ़ेंगे। फिर आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स। तो इन सिंड्रोम्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्रोमोसोम जब ज़्यादा हो जाता है या कम रह जाता है एक ही में, तो क्या क्या वहाँ पर अपन को देखने को मिल सकते हैं। और ये जो डिसऑर्डर होते हैं वो किससे होते हैं, म्यूटेशन से होते हैं। तो यहाँ पर एक म्यूटेशन भी हम पढ़ेंगे और उसके बाद में हम पता लगाएंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये जो चैप्टर था वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के ऊपर था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस यानी कि इनहेरिटेंस तो हम देख रहे हैं, लेकिन इनहेरिट जो होते हैं वो जीन ही तो होता है। तो जीन के अंदर ऐसा कौन सा है, तो हम वहाँ जेनेटिक मटेरियल का पता कर रहे हैं कि एक्चुअल में उन इन्फॉर्मेशन को ले जाता कौन है। ठीक है, तो हम जेनेटिक मटेरियल का सर्चिंग करेंगे और सर्च के बाद में ये डिसाइड हो गया कि जो डीएनए है वो ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि वहाँ पर उस टाइम ऐसे लड़ाई हुआ करती थी, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इन तीनों में ये हुआ करता था कि तीनों में से जेनेटिक मटेरियल कौन है। साइंटिस्ट के बीच में इसके लिए बहुत क्रेज था कि इसमें देखा जाए, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो प्रोटीन को ही मानते थे। लेकिन बाद में ये निकल के आया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, उन एक्सपेरिमेंट की बात जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो करेंगे। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, फिर डीएनए की पैकेजिंग, कि डीएनए की पैकेजिंग सेल के अंदर कैसे होती है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए अपनी कॉपी जो बनाता है उसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। फिर आता है सेंट्रल डॉगमा थ्योरी। ये थ्योरी क्या होती है, जैसे डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो क्या है, सेंट्रल डॉगमा। तो आगे का जो चैप्टर चलता है यहाँ पर वो सेंट्रल डॉगमा के अकॉर्डिंग ही चलता है।
यानी कि हम देखें ट्रांसक्रिप्शन, अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जिसमें डीएनए से आरएनए बन जाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस बोलते हैं। फिर आता है ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन जिसमें आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ये जो आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उससे पहले कुछ कोड हमको पढ़ने पड़ते हैं जो आरएनए के अंदर ये डिसाइड होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। ठीक है, और इस जेनेटिक कोड से अमीनो एसिड को, ये जो इन कोडों को अमीनो एसिड अलग अलग जो अमीनो एसिड है वो अलग अलग कोड के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि भाई इस कोड से ये वाला अमीनो एसिड बनेगा, और डिफरेंट टाइप के जो अमीनो एसिड है, यानी कि हमारे जो देखते हैं हम 20 टाइप के जो अमीनो एसिड हैं वो मिलके क्या बना लेते हैं, यहाँ पर प्रोटीन बना लेते हैं। ये तो आपने 11th क्लास में पढ़ा ही है कि प्रोटीन कैसे बनता है, तो ये इट इज़ द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आता है, देखो जीन अपना कोई भी कैरेक्टर शो करती है तो वो एक्सप्रेस होती है, तो उसको रेगुलेट भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जीन हमेशा एक्सप्रेस ही होती रहे, तो वहाँ पर रेगुलेट करना भी उसको ज़रूरी है। और इसमें आता है देखो लैक ऑपेरॉन। फिर इसके बाद में जीनोम के बारे में पढ़ते हैं, और हमने ह्यूमन, राइस, यीस्ट, इन सभी के पूरे जीनोम का पता किया हुआ है। किस प्रोजेक्ट के तहत, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी शॉर्ट में बोले HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट में एक टॉपिक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग, तो इससे हम कहाँ पर इसको यूज़ ले सकते हैं और कैसे ये प्रोसेस चलती है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये हमारे 2 चैप्टर इस यूनिट के हो गए। अब थर्ड वाला जो चैप्टर आता है वो आता है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन में कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत है नहीं, इसमें नॉर्मली देखो एवोल्यूशन क्या होता है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी कि जो लाइफ की हिस्ट्री है उसी को हम स्टडी करते हैं एवोल्यूशन में। तो सबसे पहला टॉपिक आता है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जो ये लाइफ है, तो कई साइंटिस्टों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट से ये समझाने की कोशिश की कि इस अर्थ पर यहाँ पर लाइफ कैसे ओरिजिन हुई। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो उन थ्योरीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के लिए और उसके इस बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के लिए कुछ एविडेंस भी दिए हुए हैं। एविडेंस कौन से, पैलियोंटोलॉजी, जैसे कि फॉसिल्स से हम पता लगाते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी, इसमें क्या होता है, जैसे 2 तरीके की आती है, होमोलॉगस और एनालॉगस। जैसे हम हमारे देखें, हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है हैंड की, वो और हॉर्स की जो स्ट्रक्चर है 4 लिम्स की, वो दोनों क्या है, सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शन अलग अलग है। तो इसका मतलब हमारे कभी एंसेस्टर्स जो हैं वो कभी एक रहेंगे, उसके बाद में वेरिएशंस आता गया। तो इस तरीके से हम इसमें पता करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी से भी पता करते हैं, और मॉलिक्यूलर एविडेंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जिससे हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का पता करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर बात करेंगे डार्विन के कंट्रीब्यूशन के। जब इवोल्यूशन पढ़ें और डार्विन को ना पढ़ें ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि डार्विन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एवोल्यूशन से रिलेटेड। इनकी एक बहुत थ्योरी जो बहुत फेमस है, दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग ये था कि भाई जो नेचर है उसी को सिलेक्ट करती है, जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, और जो अडेप्ट नहीं करता वो आगे सर्वाइव नहीं करता, और वो वहीं पर उसकी स्पीसीज खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में ये डार्विन का कंट्रीब्यूशन है और इससे रिलेटेड ये थ्योरीज हैं। नेक्स्ट बात करें जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये टॉपिक की भी हम बात करेंगे। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, ये क्या है, इसके भी हम यहाँ पर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल का इस साल भी आया था, उससे पहले भी आया था, और आगे भी आने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी, तो हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अब आता है एडेप्टिव रेडिएशन एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। जो ह्यूमन का एवोल्यूशन है उसकी भी हम बात करें तो ये है कि हमसे जो ह्यूमन, आज का जो ह्यूमन है वो मॉडर्न है। आपने देखा होगा कि पहले वो झुक के चलता था, धीरे धीरे वो स्ट्रेट हुआ और अभी बिल्कुल सीधे चलता है। तो हमसे पहले ह्यूमन का कौन सा, जैसे 10,000 ईयर पहले कौन सा था, उससे पहले कौन सा था, तो एक पूरे ह्यूमन का एवोल्यूशन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये कंप्लीट जो हुआ हमारी जो सेकंड यूनिट है, अगर 12th के हिसाब से कहें तो सेकंड यूनिट है, 11 12 को अगर मिलाएं तो ये हमारी खत्म होती है 7 यूनिट। नेक्स्ट यूनिट आती है 8 यूनिट, और मैंने आपको बताया था कि इसमें कितने चैप्टर आएंगे, 2 चैप्टर आएंगे, दोनों कितने मार्क्स के हैं, 12 मार्क्स के। ओके, अब देखो यहाँ पर बात करें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इससे पहले जो हमने देखे थे हेल्थ से रिलेटेड, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, यानी कि रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जो डिजीज़ है उनकी हम बात करेंगे। और यहाँ पर नॉर्मली जैसे बैक्टीरिया से हो गया, ठीक है, वायरस से हो गया, फंगस से हो गया, हेलमिंथीस से हो गया, यहाँ पर उनकी बात करेंगे।
तो पहले हम बात करेंगे देखो पैथोजेंस और पैरासाइट कॉजिंग ह्यूमन डिजीज, जो कुछ डिजीज़ हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियसिस, एस्केलेरियसिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस एंड रिंगवॉर्म एंड देयर कंट्रोल। अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो तो यानी कि सिम्टम्स तो पढ़ेंगे, साथ में हम इसके लिए कौन सा टेस्ट हम करते हैं वो भी हम देखेंगे कि पर्टिकुलर कोई भी एक जैसे हम डिजीज़ ले लें टाइफाइड, तो टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट होता है दैट इज़ बडाल टेस्ट। तो इस तरीके से हम ये भी देखेंगे कि कौन से उसके लिए कौन सा टेस्ट करना पड़ता है डायग्नोस के लिए, ठीक है। तो अब ये जो डिजीज़ हैं वो सब दे दी इसने, बैक्टीरिया से रिलेटेड भी हो गई, वायरस से रिलेटेड भी हो गई, फंगस से रिलेटेड भी हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड वैक्सीन्स। तो इन डिजीज़ के क्योरेशन के लिए वैक्सीन्स का भी बड़ा रोल है। तो वो इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है, कैसे डेवलप होता है। अब बात करते हैं दो डिजीज़ के बारे में अपन को डिटेल पढ़नी है इस चैप्टर में, वो है एक तो कैंसर और एक है एड्स। और एड्स कौन से वायरस से होता है? HIV। तो HIV का हम ऑलरेडी पढ़ ही लेंगे। और लास्ट इसमें आता है एडोलसेंस। तो अभी बेटा आपकी जो स्टेज है, जो आपकी एज है, वो कौन सी है? एडोलसेंस वाली है, यानी कि 11, 12 से लेके 18, 19 इसी के बीच में होंगे आप सभी। तो यहाँ पर ड्रग और एल्कोहल एब्यूज़ के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। जैसे ओपियम है, ओपियम से एल्कलॉइड होता है, तो उससे ड्रग्स भी बनाए जाते हैं। तो इन सभी के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। देखो 7 वाले चैप्टर में हमने देखा था, यानी कि जो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ में हमने देखा था कि जो माइक्रोब्स हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं। लेकिन अगले वाले चैप्टर में कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। और वो कौन से हैं वो हम इसमें बात करेंगे। तो देखो हमारे वो फूड प्रोसेसिंग में भी काम आएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी आएंगे। इंडस्ट्रियल पे जैसे अपन को एंटीबायोटिक बनानी है, वैक्सीन बनाना है, तो एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के लिए भी काम में आते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में भी वो काम आते हैं, एनर्जी जनरेट करने के में भी काम में आते हैं, और बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में भी काम करते हैं, और बायो फर्टिलाइज़र भी वो होते हैं। बायो फर्टिलाइज़र आप समझ गए होंगे, बायो फर्टिलाइज़र जिनसे जो खेतों की हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है, वो बायो फर्टिलाइज़र होते हैं, ठीक है। अब इस बायो फर्टिलाइज़र में हम केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एज ए फर्टिलाइज़र काम कर सकते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन और जुडिशियस यूज, तो इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपनी यूनिट आती है यूनिट 9, और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 4th वाली यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। 2 चैप्टर इसमें आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। पहला वाला आता है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, यानी कि एक जनरली ये बताया जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, उसके कौन से टाइप्स हैं, और किन मतलब एक तरीके से टेक्निक फॉर्म में कि हम बायोटेक्नोलॉजी को इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर 10 में, जो हमने बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस है उससे कौन एप्लीकेशन का मतलब कैसे हम हमारे लिए यूजफुल उसको कर रहे हैं। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी इन हेल्थ, हेल्थ में कैसे, जैसे जीन थेरेपी चलती है, ठीक है। फिर आता है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में हम कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। आपने सुना होगा गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर टोमेटो, तो ये क्या है, अपने न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में इसका यूज़ है। ह्यूमन इंसुलिन, आजकल आपने देखा कि डायबिटीज़ के पेशेंट लगभग इंडिया टॉप में चल रहा है डायबिटीज़, और डायबिटीज़ किसकी कमी से होता है? तो एक हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन। तो हम इससे इंसुलिन बनवा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस से, और उसको डायरेक्टली मार्केट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसको हम बोलते हैं ह्यूमुलिन, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन वाला ये इंसुलिन है, ठीक है। वैक्सीन का प्रोडक्शन भी हम यहाँ पर होता हुआ देखेंगे, वैक्सीन का प्रोडक्शन कैसे करें। स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, ये सभी हम क्या एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी से इतने सारे काम अभी होने लग गए। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, देखो ये ऑर्गेनिज्म वो है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ यहाँ पर चेंजेस किया है, और चेंजेस कैसा किया है? बेनिफिशियल वाला। जैसे कि हमने बनाई है बीटी क्रॉप्स। अब बीटी क्रॉप्स जैसे एक बीटी कॉटन बहुत फेमस आती है, बीटी कॉटन, ठीक है। एक जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, कॉटन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बिल्कुल डाउन कर देता था। तो यहाँ पर हमने इसकी हेल्प से और हमने बीटी कॉटन बनाया, और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई देखी गई। ट्रांसजेनिक एनिमल, यहाँ पर जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल एक काऊ है रोजी, उसके मिल्क में प्रोडक्टिविटी
हमने मिल्क की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बढ़ा दी। तो यहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायो सेफ्टी इश्यू, बायोपायरेसी एंड पेटेंट। तो इसमें हम वो उन बातों को करेंगे जैसे कि बायोपायरेसी या पेटेंट है, जैसे कुछ ऐसे है जो स्पेशली हमारे इंडिया के अंदर मिलता है तो हम उसका पेटेंट करा सकते हैं, हमारी मर्जी के बिना कोई और कंट्री उसका यूज़ नहीं कर सकती। तो ये पेटेंट से रिलेटेड हमने कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ एक्ट भी बनाए हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, तो इन सब की हम बात करेंगे। अब आती है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट, और 11th और 12th दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट जो यूनिट आती है दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें चैप्टर 11 देखो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये चैप्टर का नाम है। लेकिन इसमें हमको ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ना है इस साल के लिए, सिलेबस में ओनली पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन जिसमें म्यूचुअलिज्म आती है, कॉम्पिटिशन, प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म, ये सभी आते हैं। फिर पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स जैसे ग्रोथ में बर्थ रेट, डेथ रेट क्या है, और एज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आप सोचो कि ये टॉपिक है, मेनली तो 2 ही टॉपिक है और इसमें से 3 मार्क्स का आ रहा है, तो बिल्कुल अपन को यहाँ ध्यान देने की भी जरूरत है। लगभग 3 का आ रहा है क्योंकि ओवरऑल ये जो है टोटल कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का हम पैटर्न देखेंगे और उसके कंपोनेंट देखेंगे कि पहली बात तो इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है, उसमें फिर प्रोडक्टिविटी प्राइमरी और सेकेंडरी, फिर डिकम्पोजिशन भी देखेंगे। उसके बाद में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक किस तरीके से होता है, तो एनर्जी का फ्लो। फिर यहाँ पर देखो 3 टाइप के पिरामिड्स देखने को मिलेंगे, वो है नंबर, बायोमास और एनर्जी। ये तीनों तरीके से हमको देखने को मिलेंगे। अगेन मैं कहूँगा कि लगभग 3 मार्क्स के आसपास ये भी है, और अब बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ही ऐसा आपको आसानी से याद होंगे। ये लास्ट आता है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जितनी टाइप के यहाँ पर एनिमल्स और जितने टाइप के प्लांट्स यहाँ पर मिलते हों तो वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। और इंडिया एक मेगा बायोडाइवर्सिटी जो लगभग 12 है, तो उनमें से एक इंडिया है। ठीक है, तो हम इस बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका पैटर्न समझेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम जानेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, तो लॉस होने के लिए क्या क्या कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल है जिससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। तो हम उसको देखो टॉपिक का अपने चैप्टर का नाम क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, तो हॉटस्पॉट, ठीक है, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स, एक्सटिंक्शन, रेड डाटा बुक, सेक्रेड ग्रुप्स, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रामसर साइट्स, ये सब हमने बनाई है। ठीक है, अब इनमें क्या क्या होता है, जैसे रेड डाटा बुक में जो खत्म होने वाली उन स्पीसीज को हम उसमें मेंशन करते हैं, और तो एक तरीके से अवेयरनेस भी करते हैं कि भाई अपने जो खत्म होने वाली है उस पर स्पेशली ध्यान दिया जाए। सेक्रेड ग्रुप्स, बायोस्फीयर रिजर्व भी हम बनाते हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर ही बहुत टाइप के बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नेशनल पार्क भी राजस्थान में भी कितने हैं, पहले 3 थे, 5 के समथिंग हो गए। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी और कुछ रामसर साइट्स हैं जो अपनी ऐसी ह्यूमिडिटी वाली जो जगह होती है उसको हम रामसर साइट में ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा सिलेबस का पूरे सिलेबस को मैंने आपको समझाया। आई होप आपके ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इस वीडियो को बार बार देखें तो आपके अच्छे से समझ में आएगा कि पूरे इस सिलेबस में हमको पूरे साल पढ़ना क्या है। तो जल्दी ही अपनी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, और उस नई वीडियो में हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, और उस चैप्टर 1 का नाम है, क्या नाम है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो हम उसकी बात करेंगे एक एक टॉपिक को, और उसके बाद में हम जैसे चैप्टर ख़त्म होगा तो MCQs भी पढ़ेंगे। कुछ MCQs मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, जैसे चैप्टर चल रहा होता है या ख़त्म होता है तो आप उनको देख सकते हैं। उसके अलावा मैं और भी जैसे जैसे चलता जाएगा मैं आपको और तैयारी करवा दूंगा। आप सभी जुड़े रहें इस वीडियो को देखने के लिए और ध्यानपूर्वक समझने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को।